हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मैं अखिलेश यादव आज आपको मेडिजी ट्यूटोरियल की तरफ से प्रणाम करता हूं और आप लोगों को मैं कुछ आज ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर तो स्टार्ट किया था। आज उसी लेक्चर को हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में बहुत सी बेसिक चीज़ें पढ़ा और उसी चीज़ों को थोड़ा और आगे अब बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाते हुए ये सब हम देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, ये देखिए, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब डिटर्मिनेंट का यूज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जेम इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए पहला ये है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। मान लीजिए आपका कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई ट्रायंगल आपको यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है, अब उस ट्रायंगल का ये वर्टिसेस आपको गिवन है। सपोज कर ये है आपका, इसका ये x1 और y1 है, यहाँ पे आपका b है, इसका आपको x2 और y2 दिया, यहाँ पे c है, इसका आपका x3 और y3 दिया। कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है। अब उसको हम लोग देखो, एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि हम उसको 1/2 करके मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 फिर x2 इस तरह से करके हम सारे उस फॉर्मूले का यूज़ करके उसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए वो फॉर्मूला आया कैसे ना, वो भी इसी डिटर्मिनेंट के थ्रू ही आया। तो अब या तो हम उसको वैसे सॉल्व करें या फिर हम इसको फाइनली देखो, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। अगर एरिया निकालना होता था डेल्टा इक्वल्स टू हाफ, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए ये वर्टेक्स ना, ये x1 y1 ये पहले वाले का पॉइंट है, उसी तरह से x2 y2 आपका सेकेंड पॉइंट है, x3 y3 आपका थर्ड पॉइंट है, और ये 1 1 यूज हम करते हैं। अच्छा ये भी देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ऐसा कुछ आपको देखना नहीं है। आप चाहो तो इसमें ये वर्टेक्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं एरिया पे। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, जब भी एरिया गिवन हो, जब भी एरिया गिवन होता है, उस समय जो भी गिवन होता है एरिया, उसको हम लोग हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ यूज करते हैं। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस साइन से यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग किसी, अगर कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग जो है इस तरह से अपना यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक। आते हैं अगले पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट में बोला, इफ द पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, अब ये बोल रहा है कि अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो सारे पॉइंट आपके a है, ए का कोऑर्डिनेट जो कि x1 और y1 है, ये पॉइंट आपका b है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 और y2 है, ये पॉइंट आपका c है, इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। तो ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, तो जब कोलिनियर होगा तो इस केस में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो हम लोग देखिए, अब यहाँ पे तो ट्रायंगल बना ही नहीं ना, ट्रायंगल बना ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये पूरा जो आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, बस वो इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये इक्वल्स टू 0 होगा तो जाहिर सी बात है 1/2 भी उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास कोलिनियर पॉइंट दिया होगा तो हम लोग उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड देखिए लिखा है, इफ ए आर एक्स प्लस बी आर वाई प्लस ए आर इक्वल 0 वेयर आर इक्वल टू 1 2 3। हम इस आर की जगह 1 2 3 रखते जाएंगे, वो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएंगे। अब उस तरह से अगर हमें मान लीजिए किसी ट्रायंगल के तीनों साइड ही दिए हुए, ठीक है, या कोई प्लेन है इस तरह से आपका गिवन है, तो ये आपको इस तरह से अगर गिवन है तो उसका आप कैसे यूज करके एरिया निकालते हो। तो देखो उसका तरीका ये है, हम लोग उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 C1 C2 C3। ये कैपिटल C1 C2 C3 है, और इस C1 C2 का मतलब ये होता है, यहाँ पे ये जो C1 C2 है, दीज आर द ना को फैक्टर्स, ये को फैक्टर्स हैं। को फैक्टर्स, आप मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट आपका रहा होगा, ये डिटर्मिनेंट आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3। तो ये जो आपके सारे एलिमेंट है ना, ये इनके को फैक्टर्स हैं। अब जैसे ये स्मॉल c1 है ना, इसका को फैक्टर आपका ये वाला है, इसका को फैक्टर निकालोगे वो ये है, और इसका को फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे C1 C2 क्या है, ये आपके वो को फैक्टर्स है, और ये तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट है, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए हमारे पास है क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स
x1 एंड y1, x1 y1 x2 एंड y2। जैसे मान लिया आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है और किसी स्ट्रेट लाइन से अगर कोई आपका, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन x1 y1 है, सेकेंड पॉइंट आपका b है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, और इसको अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसका अब हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो हम इससे निकाल सकते हैं एक्स वाई। अब ये देखिए इस पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमें खुद से लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं वो पॉइंट मेरा क्या हो गया एक्स वाई। चूंकि भाई देखो अगर आप एक्स वाई नहीं लोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा कैसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो वो तो बनाने के लिए आपको एक एक्स और वाई का टर्म लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि x1 y1 और x2 y2 ये सब तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसलिए इस पे हम लोग कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे। अच्छा वो वेरिएबल पॉइंट जरूरी नहीं यहाँ, वो कहीं भी यहाँ पे हो सकता है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक। तो उन पॉइंट को हमने इस डिटरमिनेंट पे रख दिया। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है वो भी कोलिनियर ही होगा, तो यहाँ पे भी कोलिनियर वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। x1 y1 1 x2 y2 1। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा फोर्थ पॉइंट है इफ 3 लाइन्स डैश 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 एंड r इक्वल्स टू 1 2 3। अब ये 3 लाइन मान लीजिए आपको गिवन है। अब जैसे क्या है, अगर मान लीजिए सपोज करिए आपके पास लाइन दिया है कुछ इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फिर आपका यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आपका दिया है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0 दिया है। इस तरह से आपके पास कोई 3 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। अब आपसे बोले भाई ये तीनों लाइन जो है ना ये कॉन्करेंट लाइन होंगी। अच्छा अब देखो कॉन्करेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ये जो एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c2 आपके जो ये वैल्यूज है आप इनको डिटर्मिनेंट रखो। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर सॉल्व करने पे 0 आ गया तो ये श्योर एंड सर्टेन है कि ये लाइंस कॉन्करेंस लाइन। कॉन्करेंस लाइन का मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर आपने एक लाइन ये ड्रॉ किया और 2 लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर तीसरा पॉइंट भी पास करता है, अब यहाँ से जितनी भी लाइनें पास करेंगे वो सब लाइनें क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंट लाइन कहलाती हैं, ठीक है। इसलिए किसी 2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर कोई तीसरा लाइन भी पॉइंट जैसे उसी पॉइंट से पास करता है तो ये लाइन्स आपकी कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। तो कॉन्करेंट लाइन के लिए भी हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने अभी हम लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। ये हमारा है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस जनरल इक्वेशन से क्या होता है, हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि डेल्टा निकालते हैं। अब डेल्टा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ABC, फिर यहाँ पे EF होता नहीं FGH, और फिर ये आपका HH, फिर ये GG और ये फिर आपका FF। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, और ये देखिए ये सब वही है A। अब यहाँ से आपका B की वैल्यू निकलेगा कंपेयर करके, यहाँ से C निकल जाएगा, यहाँ से आपका H निकल आएगा, यहाँ से आपका G निकल आएगा, यहाँ से आपका F निकल आएगा। तो कंपेयर करके हम लोग यहाँ से इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं, A B C F G H, इन सब की वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर देते हैं। और ये जो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में, इसको भी डिटर्मिनेंट ही बोला जाता है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका एक फ़ायदा ये होता है, इससे जब भी निकलेगा हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलती है, हमेशा इससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में अगर इन वैल्यूज़ को रखने के बाद इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो श्योर है कि हमेशा उस पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही निकलेंगी। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलने का मतलब कि नॉर्मली ऐसे नहीं, अब वो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग हो सकती है, अब वो लाइन आपकी पैरेलल हो सकती है, अब वो लाइन आपका एक ही में कॉन्साइड भी हो सकती है। तो इस तरह की लाइन भी आ सकती है। तो ये तभी हो पाएगा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 होगी। अदरवाइज ये अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ये अगर डेल्टा हमारा 0 के बराबर नहीं होता है तब हमारा सर्कल बनता है, पैराबोला बनता है, एलिप्स बनता है और हाइपरबोला बनता है। लेकिन केवल डेल्टा से ही नहीं डिसाइड होता, उसमें और भी कंडीशन होती है, H और A और B का भी यूज होता है कि अगर H² की वैल्यू AB के इक्वल आता है
तो आपका पैराबोला बनता है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से लेस आता है तो आपका एलिप्स बनता है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से ग्रेटर आता है तो आपका हाइपरबोला बनता है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी भी हो और सम ऑफ ए प्लस बी अगर 0 हो तो उस केस में आपका आंसर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला आते हैं नंबर 7 जो हमारा है। नंबर 7 जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास दिया हुआ है ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मान ली ए हो गया, ये बी हो गया। अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये पॉइंट आपका सी है, तो इससे एक सर्कल की इक्वेशन बनती है। तो यहाँ भी देखो डिटरमिनेंट काम करता है। अब पॉइंट दिया है, नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया, तो उन नॉन कोलिनियर पॉइंट की मदद से भी हम सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। तो अब देखिए सर्कल की इक्वेशन जब बन जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आपका एक्स है फिर वाई। अब देखो वही पे है सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो सर्कल का होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब इस तरह का सर्कल होता है तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। तो ये उसी का यूज़ यहाँ पे किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि पूरा अगर जनरल इक्वेशन उसकी हम बात करें तो वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे इन्हीं सब का यूज़ किया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल बनाने के लिए किया गया है। ये एक्स का कोफिशिएंट यानी 2g वाला जो पार्ट है, ये वाई का कोफिशिएंट यानी 2f वाला पार्ट, और ये आपका कांस्टेंट यानी कि 1 है। इसी तरह से अगर आपके पॉइंट दिए रहेंगे उसके तो उन पॉइंट का यूज़ कर देंगे, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, फिर x1 y1 1, x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, x2 y2 1 और x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर, x3 y3 1, इन सबको यूज़ कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो इस पूरे डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें एक सर्कल की इक्वेशन वो भी इस फॉर्म में सॉल्व करके मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी, ये हम लोग इसमें क्या किया, हम इसमें डिटर्मिनेंट को कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसमें सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। देखिए हमारे पास ये कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हमें ये रूल पता होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट में उनकी जब अभी ये सारी चीज़ हम यहाँ तो करेंगे और प्रॉपर्टी का भी ये प्रॉपर्टी जो हमारी, तो उन प्रॉपर्टी में भी हमको यूज़ करना पड़ता है। बहुत से क्वेश्चन क्या होता है डायरेक्ट सॉल्व करने में बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो वहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत आता है। तो इनकी जो ये मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस लिखे हैं, 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनकी वजह से क्या होता है वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है और जिसको आप आसानी से पूरा सॉल्व कर सकते हो। चलिए पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो इज डिनोटेड बाय दिस। देखिए अब बात यहाँ पे चाहे रो की हो चाहे कॉलम की हो, जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास ये है, ये A1 है, B1 है, C1 है, ये आपका A2 है, B2 है, C2 है, अब आपका ये A3 है, ये B3 है, ये C3 है। अब देखिए ऐसे बोला था इंटरचेंजेस ऑफ ith रो, मतलब कोई भी रो होगा, एंड jth रो इज डिनोटेड बाय, यानी कोई भी 2 रो आप अगर आपस में बदल देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा क्या, सपोज करो आपने लिख दिया कि भाई R3 और ये R1 दोनों पे आपने ये सिंबल यूज कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया, अगले स्टेप में आपने ये किया, इसको उठा के आपने यहाँ पे रिप्लेस किया, इसको यहाँ पे, तो आपका अब ये हो जाएगा A3 B3 और ये C3। आपने R2 पे कुछ भी नहीं किया तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, B2 C2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, A1 B1 और C1 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है। अच्छा सिमिलरली यही सारी चीज़ ना हम कॉलम से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख देता है कॉलम, ये लिख देता मैं C1 और C3 लिख देता, तो बस ये वाला यहाँ आ जाता और ये वाला आपका यहाँ आ जाता, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये एक तरीका हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसी तरह से देखिए हमारा अगला पार्ट है द एडिशन ऑफ द m टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ द jth रो to the corresponding element of the ith row of the is denoted by like that। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है ना, इस तरह में जब क्या होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ भी देखिए कोई दिक्कत नहीं। आप ये बोला गया है कि जो आपका मान लीजिए सपोज करिए RI बोला है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा R1 रो है। अब R1 मैंने, तो फिर अगर मैं R1 यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ भी R1 ही लिखूंगा, और अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मैंने मान लीजिए R2 में मल्टीप्लाई किया,
अब मैं R2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे ऐड करके लिख दूंगा। तो वही इसमें बोला गया है कि अगर इन एडिशन ऑफ m टाइम्स द एलिमेंट ऑफ jth रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ith रो इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब सपोज करिए यहीं पे अगर मैं ये काम कर दूं, अब मैंने सपोज करो ये लिख दिया R2 टेंडिंग टू R2 प्लस k टाइम्स ऑफ R1, मैंने ये लिख दिया। तो अब देखो मैं यहाँ पे R1 में कुछ नहीं, मैं R1 को ऐसे ही A1 B1 C1 ही रहने दूंगा, बट R2 में मैंने देखो यह काम किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, R1 में मैंने नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे ये R2 ही रहेगा और R2 प्लस k टाइम्स ऑफ R1। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, R2 का एलिमेंट मेरे पास पहला एलिमेंट अगर लूंगा तो A2 आएगा और k इसका पहला एलिमेंट लूंगा तो A1 आएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा ना A2 प्लस KB1, ये ऐसे आ जाएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा B2 प्लस KB1। फिर थर्ड वाला एलिमेंट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C2 प्लस KC1, और इसको आप ऐसे रहने दो A3 B3 और ये आपका C3, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से ये 1 यहाँ हो गया, यहाँ B1 लिखता है, यहाँ पे C1, इस तरह से भी करके इसको ये सिंबल के फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरह से। अगर देखिए, अब आप इसी तरह से अगर इसमें भी बात करेंगे तो अब देखिए वहाँ तो सिर्फ मैंने एक रो में ही मतलब R2 लिया था, R2 के साथ मैंने K1 में बस आपका R1 में K से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर लिया था। ठीक, अब उसी तरह से इसमें बोल रहा है कि अगर आप Ri इक्वल्स टू Ri m इंटू जे n इंटू आर के, इस तरह से मान लीजिए। अब ये बोल रहा है, अभी तो देखिए मैंने एक में मल्टीप्लाई किया। अब जैसे मैं यहाँ पे R2 टेंडिंग टू क्या लिखा मैंने, R2 प्लस k R1। अब इसी में मैं मान लो प्लस n टाइम्स ऑफ R3 कर दूं और फिर वो लिखूंगा। तो कह रहा है ये सारे सिंबल हम लोग क्वेश्चन करने के लिए यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ये ऑपरेशन अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप जो चीज़ अप्लाई करते हैं ना उसको लिख के दिखाना पड़ता है कि आप कैसे करो। चूंकि ये चीज़ें बोर्ड में तो करना पड़ता है, लेकिन जेई में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जेई में भी, लेकिन कभी कभी कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए इनकी हेल्प हमको लेनी पड़ती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको रो के अकॉर्डिंग तो बता ही रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर हमारा दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है, जेई का ही क्वेश्चन है। अब एरिया से ही रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A1 अल्फा, B अल्फा कॉमा 0, C आपका 0 कॉमा अल्फा, B 6 स्क्वायर यूनिट। देखिए एरिया गिवन है, मैंने पहले बोला था कि जब हमें एरिया गिवन होगा तो हम वहाँ पे उसको प्लस माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। इफ द पॉइंट दिस एंड आर कोलिनियर देन व्हाट इज द बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे, पहले स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। अब एरिया चूंकि दिया है तो ये हो जाएगा 1/2। तो पहला आपका क्या दिया, 1 अल्फा 1 एंड देन अल्फा 0 1, नेक्स्ट वन इज आपका 0 अल्फा और ये आपका 1 एंड देन विच इज इक्वल्स टू दिया है 6, लेकिन मैं पहले से ही प्लस माइनस 6 ले लेता हूँ और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 ये आपका हो जाएगा 0 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे मैं माइनस अल्फ़ा करूँगा तो ये और ये मेरा छूट जाएगा, ये और ये छूटेगा, तो मेरे पास बचेगा अल्फ़ा माइनस 0 एंड जब मैं प्लस 1 लूँगा तो मेरे पास ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और ये फिर से 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे को माइनस अल्फ़ा मिलेगा और ये मिल जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा, ये भी माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 12 आ जाएगा। तो ये तो मेरा प्लस माइनस 12 अल्फ़ा आ गया। ठीक है, लेकिन अपन लोग से यहाँ पूछा क्या, अपन लोग से यहाँ पे बीटा के बारे में पूछा है कि बीटा हमारा क्या होगा। चलिए अब हम बीटा की अगर हम बात करते हैं तो अब हम क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू पा चुके हैं तो केस नंबर 1
तो जब हम केस नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो चूंकि यहाँ अल्फ़ा की 2 वैल्यू आई है, अगर मैं सपोज करो अल्फ़ा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ इस बार 12, तो अगर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू 12 लिया तो मेरा अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, चूँकि कोलिनियर है तो अब बस अब इसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये हो जाएगा -12, 12 और ये 1, फिर आपका ये 12, यहाँ पे -12 1, एंड देन ये आपका आ जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं, अब एक काम करते हैं, अभी चूंकि प्रॉपर्टी पढ़े नहीं तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके करते तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आता। चलिए फिर भी ऐसे भी कर लेते हैं। तो माइनस बीटा, ये छोड़ेगा ये छोड़ेंगे, यहाँ भी आएगा माइनस मतलब -12, इसको छोड़ेंगे तो -12 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस बीटा। फिर आपका ये -12 होगा, ये और ये छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा -12, फिर प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 होगा तो 1, ये और ये छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 बीटा, ये छोड़े 12 बीटा, ये -144 बट प्लस 144 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 12 - 12, ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस 144 और ये हो जाएगा प्लस 12 बीटा। यहाँ भी अगर हम करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास प्लस 12 बीटा हो जाएगा और ये 144 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास ये आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ 12 बीटा और ये आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि माइनस उधर का 2 टाइम्स ऑफ 144। तो हम यहाँ से तो देख ही सकते हैं, इससे हमें फ़र्क क्या पड़ेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फिर आपका 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -12 आ जाएगी। तो एक वैल्यू तो बीटा की हमारे पास -12 आ गई। अब सिमिलरली क्या है, ये तो अभी मैंने पहला केस लिया था अल्फा इक्वल्स टू 12, तो इससे हमारे पास बीटा की वैल्यू -12 आ गई। सिमिलरली आप देखो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू -12 लोगे तो बस ये वैल्यूज चेंज होंगी, तो ये आगे मतलब ये अब आपका जैसे अगर आप माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस चेंज होगा। तो इनके आंसर पे अब देखिए केस नंबर 2 में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ कि अगर मैं इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू अगर मैंने ले लिया -12 तो ये सब बस इंटरचेंज हो जाएगा और इस केस में जो आपका बीटा की वैल्यू जो आएगी ना वो 12 आ जाएगी, तो इससे आपका बीटा 12 आ जाएगा, एक बीटा आपका -12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर बीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक, तो बहुत ही आसान होता है, एरिया से क्वेश्चन जो आता है वो बहुत टफ नहीं होता है, बट ये कि आपको फाइनली बस ये ध्यान में ये रखना पड़ता है कि आपकी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तब दिक्कत होती है इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला देखिए हमारे पास, हाँ ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि इसका यूज़ हमें करना पड़ता है, इसी की मदद से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से, पिछला क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल किया शायद अगर मैं इसका यूज़ करता तो थोड़ा और आसानी से वो आ जाता, बट चूंकि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे पढ़ा नहीं इसलिए मैंने इसका यूज़ अभी किया नहीं था। हाँ लेकिन अब जेईई में ये नहीं कहना है कि अरे हमने इसको अभी पढ़ा नहीं करना, जेईई में आप कुछ भी अप्लाई कर दो, ठीक है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करके सॉल्व करके निकाल सकते हो। चलिए आते हैं पहली प्रॉपर्टी। तो देखिए इनकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग रोज। कहने का मतलब ये है बच्चा लोग कि अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट आपको इस तरह से दिया हुआ है, सपोज करिए इस तरह से दिया आपका ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3 ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि रो को कॉलम में बदल लीजिए, कॉलम को रो में बदल लीजिए। अब जैसे या तो आप इसको देखो ऐसा लिख दो, चलो मैं इसको एक नया नाम देता हूँ डेल्टा डैश। अब मैंने क्या किया, इस रो को यानी इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि A1 B1 C1, फिर ये आपका है इसको मैंने लिख दिया A2 B2 C2, फिर ये आपका है इसको मैंने लिख दिया A3 B3 और ये C3। तो ये अगर मैं कर देता हूँ तो ये कह रहा है कि जो वैल्यू आपका इससे आया था वही सेम वैल्यू आपका ये भी दे देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया
और अगर मैं कॉलम को रो में भी कन्वर्ट करूंगा तब भी कह रहा है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है कि आप रो को कॉलम में बदल दो, पूरा रो, ऐसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मैंने जैसा कि देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से बोल रहा है कि अगर आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो ना तब भी कोई आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगली प्रॉपर्टी यह है कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स of determinant are interchanged then sign of the determinant change and the numerical value remains unaltered। अब देखिए कहानी ये है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और ये c3। अब मान लीजिए सपोज करिए कि इसका आंसर जो है, अब ये एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, इस पर ऐसा आपको बहुत वो नहीं लेना है। अगर नॉर्मली जैसे मैं बोलूँ कि चलो भाई इसका आंसर 5 आ रहा है, अब वो नंबर हम कुछ भी रख लेंगे, वो रख के चेक कर लेंगे, एक जनरल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो इसका आंसर सपोज करो 5 आ गया, तो अब इसमें इस प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है कि जो डेल्टा डैश का बस मैं नाम दे रहा हूँ, अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो सदो आपने R1 और R2 को आपने इंटरचेंज कर दिया, अब इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या हो गया आपका, ये मतलब ये वाला हो जाएगा क्या, a2 b2 c2 हो जाएगा, और ये आपका नीचे आ जाएगा a1 b1 c1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a3 b3 और ये c3। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब जब दो को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया तो उसमें आप देखोगे बस इतना ही फर्क वो बोल रहा है कि अगर आपका आंसर इससे 5 आया है तो इससे आपका आंसर -5 आ जाएगा, क्योंकि वो बोला है ना न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा, बस केवल साइन आपका जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बात बोला गया है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन को ये दिमाग में रखना है कि किसी, अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे R1 और R2 को ही इंटरचेंज किया, मैं चाहता तो R1 R3 को करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चाहता हूँ हाँ फर्क वही पड़ना है, आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं अगर C1 को C3 की जगह कर दूं, C3 को C1 की जगह कर दूं, C2 को C3 की जगह, C3 को C2 की जगह, अगर ये सारी चीजें मैं कर देता हूं तो वो बोल रहा बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि आपके आंसर पे बस फर्क। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक बार चेंज कर दिया, अब मैं दोबारा फिर से चेंज कर दूं, इसको इसमें चेंज कर दूं, तो फिर ये अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाएगा, यानी फिर से वो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल वे आपको दिमाग में मतलब याद रखना है। ये प्रॉपर्टी चूंकि देखो मैंने इसलिए लिख दिया है, वर्ड्स में भी लिख दिया कि क्या होता है कैसे होता है, लैंग्वेज में भी इसका मीनिंग आप समझ लेना, लेकिन देखो मेन रियल मीनिंग है ना, ये तो ठीक है, ये तो समझना पड़ना है ही, बट मेन चीज आपके दिमाग में ये रहना चाहिए क्वेश्चन करते समय, अरे यार ऐसा करते हैं, अच्छा ठीक है भाई इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट किए, इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट किए, तो पूरा रो पूरे कॉलम में या पूरा कॉलम पूरा रो में कन्वर्ट कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ये दिमाग में रखना अपने। ठीक है, अब ये नहीं रटना नहीं है कि प्रॉपर्टी बैठ के आप रटो, ठीक है, बस वो लैंग्वेज में होता है इसलिए लिख दिया गया, ठीक, लेकिन आपको फाइनली करना ऐसे ही होता है, समझना पड़ता है। अब इस वाले में दिमाग लगा के नहीं बैठना है, बस दिमाग में इतना फिट कर लेना अपने कि हम अगर किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करें या किसी दो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बस फर्क इतना पड़ेगा ना कि केवल उसके साइन है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बस साइन में इंटरचेंज, अगर एक का प्लस आंसर आ तो दूसरे का माइनस आ जाएगा, माइनस आ रहा तो प्लस हो जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है, रटने की जरूरत बेटा लोग कुछ भी नहीं एकदम है। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। अब बोल रहा है इफ टू रोज या टू कॉलम, ये देखो दोनों साथ साथ इसीलिए चल रहा है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम, वो बोल रहा है ना कि इफ टू रोज और टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। देखो अब ये तो सबसे मस्त है, मस्त ये है कि इसमें यार कुछ करना ही नहीं होता है, अब दिमाग लगा के ना अगर हम किसी तरह से किसी भी रो के किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आइडेंटिकल बस बना दें तो उसे सॉल्व भी नहीं करना ना, उसका आंसर 0 हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला भाई a1 b1 c1, a2 b2 c2, फिर मैंने लिख दिया a1 b1 c1, चलो मैंने ये काम कर दिया। अब देखो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है, अब देखा जाए तो देखो a1 b1 a1, अब ये मान लो ये डेल्टा मेरा है, अब देखो मैंने इसको a1 b1 c1 कर दिया, a2 b2 से, अब देखो ये दो आइडेंटिकल आंसर 0। अब इसका प्रूफ भी देखो इजीली हो जाता है, भाई यही कर दो ना, यहाँ भी कर दो ना, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दो आपस में,
अब आप R1 R3 को जैसे इंटरचेंज करोगे देखो तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब ये वाला आप उठा के यहाँ कर रहे हो, इसको यहाँ कर रहे हो, इसको यहाँ कर रहे हो, तो फिर तो बात तो वही आएगी ना, A1 B1 C1, ये आपका A2 B2 C2, और फिर ये आपका हो जाएगा क्या A1 B1 और ये C1 हो जाएगा। तो फिर तो ये मेरा माइनस डेल्टा है, उधर लेके मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास 2 डेल्टा हो गया इक्वल टू 0, यानी कि कुल मिला के डेल्टा बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो यही होता है कि अगर हम किसी भी दो रो को या किसी दो कॉलम को अगर हम आइडेंटिकल बना दिए, इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी ईच मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर्स k, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। अब देखिए इसमें ये है, जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई डिटरमिनेंट आपको इस तरह से दिया है KA1 KA2 KA3, इसी तरह से आपका B1 B2 B3, यहाँ पे आपका C1 C2 C3 ये दिया हुआ है। अब वही कह रहा है कि अब डिटरमिनेंट में चूंकि क्या होता है, किसी एक रो से बस एक ही एलिमेंट, जैसे आप यहाँ पे k को आपने कॉमन निकाल लिया, अब जैसे आपने k को कॉमन निकाला तो ये फिर से आपका बन जाएगा A1 B1 C1, ये बन जाएगा A2 B2 C2, और ये बन जाएगा आपका A3 B3 C3 बन जाएगा। अब देखिए यही वो बोल रहा है कि अगर किसी एक रो में देखिए यहाँ लिखा ना, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ईच मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर के, अब देखिए k से मल्टीप्लाइड है, अब वही कह रहा है कि जब देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे इज मल्टीप्लाइड बाय k, यानी वो k से आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ऐसा होता है, अगर मान लीजिए सपोज करिए एक रो में मल्टीप्लाई तो k हो जाएगा, अगर यहाँ 2 में होता तो k स्क्वायर हो जाता, 3 में मल्टीप्लाई तो k क्यूब हो जाता, तो बस k आपको बाहर हो जाएगा, उतने टाइम उस डिटरमिनेंट का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नंबर 5। अब इसमें बोला है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इज द सम ऑफ 2 आइटम्स, then the determinant of is equal to the sum of the 2 determinant and one containing the first term in the place of the each term, the other one the second term, the remaining element of the both determinant are the same in the given determinant। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बोला है कि मान लीजिए A1 है, ये प्लस x है, ये A2 है, ये प्लस आपका मान लीजिए ये भी x ही है, कुछ आपने ऐड कर रखा है, A3 है, ये भी आपका x है, ये आपका B1 B2 और ये B3 है, यहाँ पे C1 C2 C3 है। तो बस इसको आप एडिशन के फॉर्म में इसको आप अलग अलग लिख सकते हो। आपका ये हो जाएगा क्या A1 B1 C1, ये आपका हो जाएगा A2 B2 C2, ये आपका हो जाएगा A3 B3 और ये C3, और फिर आपका यहाँ पे प्लस, अब देखिए यहाँ पे x आप ऐड कर लो, ये तो आ जाएगा x, ये अलग कर दो x, और ये इसके साथ भी जाएगा B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट में ये भी चीज़ होता है, इसको अलग अलग करा के लिख देंगे। अब ये भी है कि अगर आप इसको सॉल्व करके ऐड करोगे ना, तो जो आंसर आपका इससे आएगा इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर हमारा 6 जो है, इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज इंक्रीज और डिमिनाइज्ड बाय इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और ऑफ द डिटरमिनेंट। जैसा कि मैंने इसमें ऑपरेशन में बताया था, जैसे मान लीजिए ये है, सपोज करिए ये डिटरमिनेंट आपका है, अब यहाँ पे आपके पास A1 B1 C1 है, यहाँ पे आपके पास A2 B2 C2 है, यहाँ पे A3 B3 और ये आपका C3। अब इसी में कह रहा है अगर हमें एक कंडीशन लगा दूं, अगर मैं ये लगा दूं कि सपोज करो R1 टेंडिंग टू R1 प्लस M टाइम्स ऑफ R2 प्लस N टाइम्स ऑफ R3, और फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस तरह से लिख दूं मैं यहाँ पे क्या A1 और इसके बाद मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या प्लस M टाइम्स ऑफ A2, और फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ N से, तो प्लस N टाइम्स ऑफ A3। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी करूँगा, तो ये हो जाएगा B1
ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ B2, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ B3, और ये आपका C1 हो जाएगा m टाइम्स ऑफ C2 और प्लस n टाइम्स ऑफ C3 हो जाएगा, और फिर आपका ये B1 B2 B3 C1 C2 और C3। तो वही कह रहा है इसमें कि अगर मैं इस तरह से कर दूंगा तो ये कह रहा है कि जो आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी वही सेम वैल्यू आपकी इससे आएगी, लेकिन इन सबसे फायदा एक ही होता है ना कि आपका कैलकुलेशन बहुत ना आसान हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसका अप्लाई करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 आपकी क्या है। इसमें बोला कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड और अदर साइड और बोथ साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल of the determinant is 0, then the value of determinant is the product of the diagonal elements। देखिए इसमें ये बोला, जैसे मान लो डेल्टा वन कुछ इस तरह से है, ए बी सी ये आपने लिख दिया, ये 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये मान लिया कुछ भी आपका डी है, यहाँ पे आपका ई है, ये एफ है, ऐसा कुछ है। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट के ये ऊपर वाला सब 0 है, या इसी तरह से आपने मान लो डेल्टा 2 लिख दिया, कुछ आपने लिख दिया यहाँ पे ए बी सी, हाँ मैं इसका नाम भी बी सी यहीं पे रखता हूँ, ये मान लो मैंने डी रख दिया, इसको ई रख दिया, इसको एफ रख दिया, ये 0 ये भी 0 और ये भी 0, अगर इस तरह से हो गया, या डेल्टा 3 आप ले लो, इस तरह से अगर आपका हो जाएगा कि मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, अगर इस तरह से ये बोल रहा है तो ये कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा ना, इसके डायगोनल का मल्टीपल वाला ही बस आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का जो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो ABC आ जाएगा। वही कह रहा है किसी भी डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो या नीचे के सारे एलिमेंट 0 या ऊपर नीचे सब 0 हो, तो इस ऐसे तरह के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हमेशा उनके डायगोनल का प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इफ जो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी दी, अब द डिटर्मिनेंट डेल्टा बिकम्स 0 ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू अल्फा, देन वी से दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। यानी कि देखिए जैसा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास यहाँ डेल्टा इक्वल्स टू कुछ ऐसा दिया है x स्क्वायर और यहाँ पे दिया x का क्यूब, और आपके पास यहाँ जो आंसर है ये मान लीजिए कुछ इस तरह दिया है 2, ये आपका दिया है यहाँ पे 4, और ये दिया आपका 8, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 4। तो आप यहाँ पे देखो इसमें ये कह रहा है कि अगर आप x की जगह पे सपोज करो आपने पुट कर दिया x की जगह पे 2, और जैसे आपने x की जगह 2 पुट कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 2 4 और ये 8, यहाँ पे आपका 3 7 और 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका C1 और C2 ये आपके आइडेंटिकल हो गए, और अगर ये आइडेंटिकल हो गए बच्चा लोग तो जाहिर सी बात है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या पुट करने पे 0 आया था, x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे 0 आया था, इसका मतलब इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। वही बोला है कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x माइनस 2। तो ये 8 प्रॉपर्टी होती है बेटा लोग, बहुत काम की होती है ये प्रॉपर्टी, हमें पता रहती है तो हमको क्वेश्चन थोड़ा सा ना, जब हम डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है, इनका यूज़ करके थोड़ा कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को पहला लेक्चर और ये दूसरा लेक्चर बहुत अच्छे से बच्चा लोग देखना। अगर इन केस कोई दिक्कत आपको होती है तो आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप फिर से उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत ही नहीं समझ में आ रहा है, उसको फिर मैं आपको अलग से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, आप उसको सेंड करके पूछ सकते हैं सर यहाँ दिक्कत हो रही है, या यहाँ पे आप आके पूछ सकते हो कि सर यहाँ ये समस्या हो रही है सर प्लीज़ इसको बता दीजिए। तो मैं आप लोग के लिए आई एम अवेलेबल इन 24/7। ओके, गुड बाय।